नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम फिर बात करेंगे असेंबली कप के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे आज और बताएंगे आपको कि किस तरह से मध्य प्रदेश के जो अंचल हैं वहाँ कौन सी पार्टी कितनी बढ़त लेती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में। हम इस मामले में 2018 के आंकड़ों का जिक्र करेंगे कि कब किस जगह पर बीजेपी को बढ़त थी और कहाँ कांग्रेस को बढ़त थी। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र का मामला है, बीजेपी ने वहां सबसे शानदार प्रदर्शन किया था 2018 में। 30 सीटें थी वहां विंध्य क्षेत्र में और कांग्रेस को सिर्फ वहां 6 सीटें मिली थी, यानी 24 सीटें भाजपा को मिली थी और बीजेपी को 109 तक पहुंचाने में विंध्य की इन सीटों का बड़ा योगदान था। एग्जिट पोल में विंध्य में बीजेपी को 13 से 15 सीटें दी जा रही हैं और कांग्रेस को 14 से 16, यानी भाजपा को यहाँ बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। अगर हम बात करेंगे 2018 में बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड की 24 सीटों में से 14 पर कांग्रेस थी और 10 पर भाजपा को जीत मिली थी। बुंदेलखंड की 26 में से करीब 12 से 14 सीटें अब बीजेपी को मिलेंगी, यानी पिछली बार से उसको 2 से 4 सीटों का लाभ मिल सकता है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। और कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा घाटा होगा, वो 13 से 11 सीटों पर आ सकती है। 14 सीटें उसको पिछले चुनाव में मिली थी। 18 की बात करें, ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से कांग्रेस को 26 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। लेकिन अब की बार हम बात करें, ये हम 18 के आंकड़े की बात कर रहे हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने वहाँ बढ़त बनाई थी ग्वालियर चंबल में। लेकिन अगर इस 2023 की बात करें 2023 की, तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 18 से 20 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने के संकेत हैं और 13 से 15 सीटों पर भाजपा। ज़्यादातर इलाकों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, लेकिन हमारा अनुमान अभी भी यह है कि चुनाव बहुत कांटे का है और इसमें बहुमत बिल्कुल बॉर्डर लाइन से होगा। सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन भारी बहुमत किसी को मिलेगा, ऐसी संभावना या संकेत कम है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के जो अंचल हैं वो क्या तासीर बता रहे हैं और क्या संकेत दे रहे हैं। चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे जयंत तोमर जी और टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ रघुवर दयाल गोहिया जी। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, जयंत जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी राघवेंद्र जी, मुझे जी, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जी। दरअसल चंबल और ग्वालियर से इसलिए हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि ये वो इलाका है जिसने 2018 में 18 महीने की कमलनाथ की सरकार के बाद उनको सड़क पर लेकर आ गए थे और बीजेपी को सत्तारूढ़ कर दिया था। इस बार ग्वालियर चंबल का सीन क्या है? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, हालांकि ये अनुमान है, ये बीजेपी और कांग्रेस को सीटों का बंटवारा होगा और लगभग आधी आधी स्थिति बनेगी, यानी 50-50% के आसपास ग्वालियर चंबल में भाजपा कांग्रेस सीटें मिलेगी। 18 की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो वहाँ शुरू में बीजेपी पीछे थी, लेकिन उपचुनाव के बाद भाजपा को वहाँ बढ़त मिली। उसकी वजह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का भाजपा में शामिल होना और उसके बाद उनको टिकट मिलना और बाद में उनका जीत कराना। आपकी राय 2023 के ये चुनाव क्या अनुमान बताते हैं और क्या आपका सोचना है? जी राघवेंद्र जी, एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के हर अंचल में, चाहे वो मध्य भारत यानी ग्वालियर चंबल हो या मालवा निमाड़ हो या जी, महाकौशल, बिंद या बुंदेलखंड, सभी जगह कांग्रेस को दो तीन सीटों से पीछे दिखाया गया है। और ग्वालियर चंबल में जैसा कि पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी, बताया जा रहा है कि 13-14 सीटें मिली हैं। जी, तो एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद हैं, उनका जो सैंपल साइज है वो कितना बड़ा है और कितना विविधतापूर्ण है, इन सब चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और एग्जिट पोल एक संकेत तो देते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पिछले कुछ समय से काफी संदिग्ध भी हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ एजेंसीज हैं जो थोड़ी बहुत विश्वसनीय मानी जाती हैं और जिनका अपना एक विश्वसनीय आधार रहता है। जी, लेकिन फिर भी अगर अ, हम ये मान के चले कि एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कम अंतर से जीत के मुहाने पर खड़ी है, लेकिन उसे जीत नहीं मिल पा रही है, मध्य प्रदेश की सत्ता में वो नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर इसका सीधा सा अर्थ है कि लाडली बहना योजना ने काफी असर दिखाया है। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि
मतदाता ने 6 महीने पहले ही अपना मन बना लिया था, और शायद उसने तमाम बीजेपी के तमाम आक्रामक प्रचार अभियान के बावजूद उसने वोट वहीं दिया है जहां 6 महीने पहले उसने मन बनाया था। इसलिए मैं उतना भरोसा अभी इन एग्जिट पोल के नतीजों पर फिलहाल नहीं कर सकता। जी। जहां तक कांग्रेस यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग की बात है, तो हमारा यही अनुमान था कि ये ठीक है, एग्जिट पोल ने जो कहा है वही मुझे लगता है, लेकिन एक एक सीट का अगर आप बाद में समय रहेगा जिक्र करेंगे तो मैं जी। बता सकूंगा कि कौन सी सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, बीजेपी के खाते में जा रही है। बिल्कुल। जी दरअसल हमने कल भी इस मुद्दे पर बातचीत की थी। जैसे ही एग्जिट पोल आना शुरू हुए थे तो हमने रात को इसी बाखबर के प्रोग्राम में लोगों को बाखबर किया था कि ये जो एग्जिट पोल हैं इसमें बड़ी पोलम पोल है, और ये हमने कई दफ़ा देखा कि ये औंधे मुँह गिर पड़ते हैं। एग्जिट पोल कुछ बताता है और नतीजे कुछ और आते हैं। हमने दो चीज़ें इसमें जोड़ी थी उदाहरण के तौर पर। एक तो 2004 का इंडिया शाइनिंग, आप देखिए कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ज़बरदस्त काम किया था। कारगिल युद्ध भी इस बार उस समय देश जीता था, और अटल जी की एक तरह से बहुत ही चुंबकीय व्यक्तित्व वाली सरकार थी जिसमें बहुत बेहतरीन काम किया था, ये लोगों ने महसूस किया था और दावा भी था। लेकिन उसमें जो एग्जिट पोल था वो बता रहा था कि 240 सीटें एनडीए को मिलेगी। नतीजा जो रिजल्ट है वो आया थे कि 187 सीटें 187 सीटें एनडीए को मिली थी। 240 और 187 काफ़ी बड़ा अंतर है, लगभग 57 सीटों का फ़र्क है। ये एग्जिट पोल 2, 4, 5 तो हम मान सकते हैं, 10 सीटों का फ़र्क भी मान सकते हैं, लेकिन 10% का भी अंतर हो सकता है, लेकिन 57 सीटों का फ़र्क उस समय एग्जिट पोल पर आया था। उसके बाद हम 2018 की बात करें, हाल की बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की, एग्जिट पोल कह रहे थे कि उस समय 200 के आसपास सीटें आएंगी बीजेपी की, एनडीए की। यूपी में 200 का फिगर आमतौर से निकल कर आया था, लेकिन जब नतीजा सामने आया तो सबको आश्चर्य हुआ कि 325 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली थी। तो इसलिए हमने कल कहा था कि ये जो एग्जिट पोल की पोल है ये 3 तारीख को खुलेगी। हम नहीं कहते कि बीजेपी को 161 सीटें मिलेंगी, 62 सीटें जो एग्जिट पोल में दिखाया गया। हम ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस को 140 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन IND24 का हमारा ये मत है कि मुकाबला बहुत ही बॉर्डर लाइन पर है। 120-25 के आसपास बहुमत की सीटें मिल सकती है जो भी पार्टी सरकार में बनाएगी, लेकिन और अगर मामला बहुत ही टाइट हुआ तो हो सकता है कि 18 की तरह किसी को बहुमत न मिले। ये जो मैं कह रहा हूँ, लोग इस पर थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है, क्योंकि जो चीज़ें निकल के, रमेश जी मेरी इस बात से सहमत हो सकते हैं, चुनाव के 6 महीने पहले ये था कि बीजेपी को 70-80 सीटें मिलेंगी। फिर थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई तो कहा कि 90 सीटें मिल सकती है। फिर लाडली बहना का जब ये योजना आई और उस पर अमल शुरू हुआ और 1 करोड़ 25 लाख के आसपास लाडली बहनों के खाते में जब सीधा पैसा जाना शुरू हुआ, तब ये हुआ कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। लेकिन उसमें भी लोगों को, रमेश जी, संदेह था कि शायद ये लाडली बहना का मामला, जैसा जयंत जी भी कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं हो रहा है कि 6 महीने पहले जिन वोटर ने मानस बनाया था वो लाडली बहनें चुनाव के पहले कैसे मानस बदल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय लोक परंपराओं में, समाज में बहनों का मामला, बेटियों का मामला बड़ा संवेदनशील होता, बड़ी भावुक होती है। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बेटियों के साथ मामा का रिश्ता जोड़ा है और बहनों के साथ भाई का रिश्ता जोड़ा है। तो ये जो उनका जुड़ाव है, चाहे इसको हम पॉलिटिकल एंगल पर बात कर लें या इमोशंस पर बात करें, तो शर्मा जी ये एक बड़ी चीज़ थी। अगर बदला हुआ तो ये लाडली बहना और लाडली बेटी का जो मामला है ये जरूर कांग्रेस को पटकनी दे सकता है, जो आंकड़े बता रहे हैं। नहीं तो मामला वही है कि कांग्रेस सरकार के पास है, और अगर सरकार किसी की नहीं बनती है तो मुझे लगता है कि 2018 की भांति संभवतः किसी को बहुमत ना मिले और फिर जोड़ तोड़ की सरकार बने। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, ये जो आपने कहा है, यदि भाजपा को लाभ मिलता है और भाजपा बहुमत में आकर के अपनी सरकार बनाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें लाडली बहना योजना का लाभ और मोदी का चेहरा, ये दोनों चीज़ें उसको लाभ देगी और भाजपा को उसका लाभ मिलेगा। यदि किसी कारण से अगर भाजपा सरकार नहीं बनाती है और कांग्रेस अगर सरकार बनाती है, तो मान कर के चलिए कि उनका जो जाति वाला फैक्टर था वो उनका काम करेगा, क्योंकि उसका कारण है कि इस बार घोषणाओं में उतना अंतर नहीं है जैसा 2018 में था।
2018 में इन्होंने कर्ज मुक्ति की बात की थी, भाजपा ने नहीं की थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कर्ज मुक्ति के साथ साथ समर्थन मूल्य की भी बात की थी, उन दोनों बातों से भाजपा ने इनकार किया था। इस बार ऐसा लगा है मध्य प्रदेश में कि बाकायदा कंपटीशन चल रहा। उन्होंने अगर समर्थन मूल्य 2500 2600 कहा तो भाजपा ने 2700 और 31 को कह दिया। इन्होंने अगर 1000 लाडली बहना को कहा तो कांग्रेस ने 1500 की घोषणा की, तो उन्होंने कहा कि हम 3000 तक करेंगे। इसी तरीके से आप सिलेंडर की कीमतों में देख लें तो जो राहत रियायत वाली है उसमें तो कंपटीशन चला है, तो उसमें तो कोई बहुत फर्क मुझे दिखता नहीं। लेकिन जिन चीज़ों पर अलग दिख रही है लाइन भाजपा की और कांग्रेस की, वो लाइन यही मुझे दिख रही है, मोदी का चेहरा। और इसलिए आपने याद हो आखिर में उन्होंने कहा था कि कमल का निशान और कमल की पहचान, इसकी तरफ उनका ध्यान गया है। इसके अलावा एक बात मुझे हालांकि बराबर ये दिख रही है कि जो भी जीतेगा 18 जैसी स्थिति नहीं बनना, कांटे का मुकाबले जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं बनना। जो भी जीतेगा वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी में जीतेगा। ये जो आपने अभी आंकड़े दिए इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बिंद में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कुछ कम होती दिख रही हैं, लेकिन जो बिंद में सीटें का बिंद और बुंदेलखंड मिलाकर के 56 सीटें हैं जी, उन 56 सीटों में जो भी कम होंगी उसकी भरपाई मालवा क्षेत्र में होगी। और महाकौशल में अगर देखें तो दोनों ही पार्टियों का लगभग मुझे बराबर दिखता है। अब हम ग्वालियर चंबल संभाग में चलें तो ग्वालियर चंबल संभाग में मुझे भले ही चाहे एक सीट का फर्क आए, लेकिन भाजपा मुझे उसमें प्लस दिख रही है। और फिर अगर भोपाल संभाग को देखें, भोपाल संभाग में 25-26 सीटें आती हैं, तो भोपाल संभाग में मुझे भाजपा की सीटें कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। 20-25 में से अगर 15, 16, 18 तक भी भाजपा सीट जीत ले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इस हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से भाजपा 125-130 सीट तक तो पहुंच रही है। अगर आगे पहुंचती है तो उसके कारण अलग होंगे, इसको हम 3 तारीख के बाद चर्चा करेंगे। और अगर वो घट करके पीछे रहती है तो इसके कारण अलग होंगे, इसकी भी हम 3 तारीख को चर्चा करेंगे। लेकिन अभी का जो सिनेरियो आ रहा है, एक और आश्चर्यजनक बात इसमें राघवेंद्र जी ये है जी, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह देखी गई है कि नगरीय क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत कम है और ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत ज़्यादा है। ऐसे उदाहरण हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र में अगर आधी विधानसभा गांव की है और आधी विधानसभा नगर की है तो नगर में मतदान कम हुआ है और गांव में बढ़ा है। मैं उदाहरण ही दूं, भोपाल से लगी हुई हुजूर विधानसभा क्षेत्र आधी नगरीय है, आधी ग्रामीण, गाँव में बढ़ा है। इंदौर के अंतर्गत महू विधानसभा क्षेत्र आधा नगर है, आधा मानपुर का जो इलाका है वो गांव का है, तो गांव का मतदान बढ़ा है। ये भी एक आश्चर्यजनक है जो मैं समझता हूं कई अनुमानों में उलटफेर करेगा। जी बिल्कुल। दरअसल ये जो सारा मामला है इसमें मैं बहुत जल्दी से बता दूं, जब तक मैं रघुवर जी के पास आऊँ उसके पहले, कि जो निमाड़ मालवा की 66 सीटें हैं, ग्वालियर चंबल की 34 सीटें हैं, मध्य भारत की 36 सीटें हैं, महाकौशल की 38 और विंध्य की 30 और बुंदेलखंड की 26 सीट मिलाकर 230 के पास ये आंकड़ा पहुंचता है। इसमें मध्य भारत में 36 में से 24 सीटें बीजेपी को मिली थी, 18 की हम बात करें, और कांग्रेस के पास 12 सीटें थी। एग्जिट पोल में बीजेपी को 18 से 20 सीटें और कांग्रेस को 16 से 18 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो महाकौशल के आंकड़े हैं, इसके आंकड़े बता रहे हैं कि मामला बड़ा बॉर्डर लाइन का है। 125 सीटें 30 का अनुमान जरूर है, लेकिन जब मतगणना होगी, क्योंकि अगर अंडर करंट महिलाओं का हो गया, बहनों का हो गया, तो फिर बीजेपी को कोई सरकार में आने से रोक नहीं रहा है। लेकिन जैसा जयंत जी कह रहे हैं कि अगर 6 महीने पहले जो मानस बना था, अगर वो मानस बना हुआ रहेगा और फिर किसानों का 3100 रुपये धान खरीदी का जो भाजपा का वादा है, गेहूं खरीदी में जो 500 रुपये का उन्होंने एमएसपी और बढ़ाया है, और बहनों के पास जो 1250 रुपये का जो पैसा हर महीने पहुंचा, उसमें जो शिवराज सिंह जी ने जो चीज़ जोड़ी वो ये कि मैं अपनी बहनों को राखी पर रिटर्न गिफ्ट भी दूंगा, उन्होंने 1000 से बढ़ाकर उसको 1250 कर दिया था। तो ये जो राजनीति में भावना का खेल है, उसमें शिवराज जी जिस तरह से आगे चल रहे हैं, और वो शुरू से उनका खेल है। जब सरकार में आते तब उन्होंने बेटियों के लिए काम किया था, बेटियों की शादियों के लिए काम किया था, लाडली बेटियों की, और फिर लाडली बहना पर अब वो स्थिति आकर उनकी थमी है। हम 20 साल की बात करें तो रघुवर जी, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े हैं, क्या बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलने वाला है? क्योंकि कुछ एग्जिट पोल ने तो ये तक कहा कि 162 सीटें भाजपा को मिलेंगी, कुछ ने 151 बताई है, और कुछ उसको 105 से 115 के आसपास भी रख रहे हैं और कांग्रेस को बहुमत दे रहे हैं। आपकी राय, कमलनाथ जी के जो तेवर हैं, जो अंदाज है, क्या वो विश्वास ये बताता है कि वो सरकार में बनाने जा रहे हैं,
या थोड़ा सा वो डिफेंसिव है? क्योंकि एक चीज़ मैं आखिरी बात बोलूँगा इसमें कि रायपुर में तो एक चार्टर्ड फ्लाइट तैयार रखी गई है कि जब फैसला होगा, विधायक बनेंगे, कोई संकट हुआ तो वहाँ से विधायकों को कर्नाटक भेजा जाएगा जहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो किसी चार्टर्ड प्लान की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं और अभी तक वो कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम भारी बहुमत से सरकार में आने वाले हैं। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे IND24 के इस महत्वपूर्ण डिबेट में जोड़ने के लिए। मैं जहां तक समझता हूं कि मुकाबला जो है इस बार भी एक अलग ट्रेंड का है, मुकाबला कांटे का है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की कल्पना करना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि हर चुनाव में जो मुद्दे होते हैं जी। हर चुनाव की जो रणनीति होती है वो अलग होती है। एक पुरानी कहावत है, प्रेम और युद्ध में सब जायज है, उसमें राजनीति शब्द भी जोड़ दीजिए। और राजनीति में साम दाम दंड भेद किसी भी लेवल पे जाके जो मठाधीश है, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, वो अपने फेवर में किसी भी प्रकार से सारी चीजों को अपने फेवर में करना चाहते हैं जी। इसका परिणाम हमने अभी पिछले चुनाव में देखा ही था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के चले गए थे और उसके बाद ऐसा लग रहा था उस चुनाव में भी कि हो सकता है कि ये जो खरीद फरोख्त से जुड़ा सवाल उठे थे तो उसमें कांग्रेस जो है उसके प्रत्याशी जीत जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी बहुत सारी वजह थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश जो है वो उसको पूरा रसद पानी जो है केंद्र से मिल रहा था। ठीक वही स्थिति अभी के इस चुनाव में है, 2023 के चुनाव में, कि आप देखिए शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने पूरा विश्वास किया और उन्हें एक तरह से फ्री हैंड दे रखा था। तो कितनी लोक लुभावन योजनाएं और घोषणाएं होती रहीं, लेकिन फिर बीच में अचानक पता नहीं क्या हुआ, चाहे उसे आप एंटी इनकम्बेंसी शिवराज जी के प्रति माने या कुछ भी कहें, लेकिन सारी जो चुनाव की रणनीतियां हैं वो सब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के इर्द गिर्द घूमने लगी और बची खुची कमी जो है वो केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पैराशूट से उतार कर पूरी कर दी गई। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि मुख्यमंत्री जी, अभी जैसे आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जो है वो बड़े भावुक हैं और उनका भावनात्मक जुड़ाव मध्य प्रदेश की पूरी जनता से तो है ही, लेकिन विशेष तौर से उनकी जो बहनें हैं उनसे बहुत ज्यादा है। और इसीलिए उन्होंने लाडली बहना योजना का जो कार्ड खेला था वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड था और उसका असर दिखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से टिकट का वितरण हुआ है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को आगे किया गया है, जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाली है, तो हम जैसे लोग ये सोचते हैं कि मुख्यमंत्री जी को, शिवराज जी को कहीं ना कहीं नेपथ्य में रखने की कोशिश की गई है। इसीलिए मुख्यमंत्री के नाम पर कोई सहमति अभी तक नहीं बन पाई। ये एक माइनस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन अभी भी नरेंद्र मोदी का जादू है, राम मंदिर का प्रभाव जो है वो आम जन में देखा जा रहा है। इसकी काट के लिए कांग्रेस ने भी पहले से तैयारी की हुई थी और जो उन्होंने मंडलम और सेक्टर स्तर पे अपने कार्यकर्ताओं का जो एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था, तो मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में घूमा हूं, हमारे अंचल के, मालवा अंचल के जी। तो पहले ये होता था कि कई जगहों पर जो है पोलिंग एजेंट भी कांग्रेस को नहीं मिल पा रहे थे, जो किसी दौर में बीजेपी के साथ हुआ करता था। लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग एजेंट्स के साथ साथ कांग्रेस के भी पोलिंग एजेंट है। तो ये एक उनका जो संगठनात्मक रणनीति का एक जो मामला था वो उसमें बीजेपी के साथ बराबरी पे मुझे नजर आए। दूसरी बात, कांग्रेस के फेवर की बात यदि की जाए, इसकी कार्ड की बात की जाए, लाडली बहना की, तो उनके पास OAPS है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका मुझे कहीं ना कहीं असर इसलिए दिख रहा है कि जितने भी शासकीय कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो चर्चाएं निकल के आ रही हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि अगर सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की आई
तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी। बिल्कुल कांग्रेस ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उन्होंने इसकी घोषणा कर दी अपने वचन पत्र में। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो तो सकता ये है कांग्रेस। रघुवर जी, ऐसे तो मुद्दे अगर हम एक एक मुद्दे को करेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर कोई आगे पीछे का होगा, लेकिन जहां तक आपने बात की कि मध्य प्रदेश में किसी को चेहरा नहीं बनाया और दिल्ली भाजपा में दिल्ली के लोगों ने एक तरह से टेक ओवर कर लिया था बीजेपी को, तो ये मुझे लगता है रमेश जी भी इस बात से और जयंत जी जरूर सहमत होंगे कि ये बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी टैक्टिस है। अगर हम देखेंगे पिछले चुनाव उत्तर प्रदेश की, वहां भी ये स्थिति थी, योगी को उन्होंने पीछे किया था, अमित शाह और उनकी कंपनी ने पूरी ने वहां उसको टेक ओवर किया था, लेकिन फाइनली बात तो स्टेट लीडरशिप पर ही आकर रुकती है। आप देखिए कि गुजरात में भी दिल्ली को चेहरा बनाया था, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कमोबेश वहां भी यही हालत थी। तो ये स्थिति मुझे लगता है कि बीजेपी की अब यह रणनीति है कि जो स्टेट की लीडरशिप है उसकी जगह पर दिल्ली में मोदी के चेहरे को आगे किया जाए। ये हो सकता है कि 2024 की रणनीति का हिस्सा हो या फिर राज्य के नेताओं को थोड़ा सा पीछे रखने की बात हो ताकि गुटबाजी कम हो और क्षेत्रीय जो छत्र होते हैं वो मजबूत ना होने पाए। तो इस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जयंत जी अभी तो यही कहना है कि जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कई एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि एकदम बम्पर बहुमत मिलेगा, धुआंधार मिलेगा, और कुछ ने एकदम से बॉर्डर लाइन की बात कर दी 120। अगर एक अखबार के सर्वे की बात करें तो उसने तो कहा है कि 120 और 118 के आसपास दोनों पार्टी में से किसी को भी मिल सकती है। तो यानी ये जीत का जो सहरा वो किसके सर बंधेगा ये कहना बहुत मुश्किल लग रहा है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं उनका। आपकी बहुत संक्षेप में छोटी सी राय। जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और रमेश शर्मा जी ने जो विश्लेषण किया उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला है, मुझे लगता है उसने एक बड़ा प्रभाव छोड़ा था और उसी के कारण ये विवाद भी कुछ समय पहले सामने आया है जी। लेकिन वो कितना बड़ा असर उसने छोड़ा है ये कह पाना मुश्किल है। और उसको तमाम सारी योजनाओं ने और तमाम भाजपा की रणनीति ने उसको जवाब देने का काम किया है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से जिस रणनीति के तहत प्रदेश के नेतृत्व को पीछे रखा है वो भी एक रणनीति का हिस्सा ही है जीत की दिशा में। जी शर्मा जी, आपकी राय। रमेश शर्मा जी, आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं, फिर से दोहराइए सवाल। नहीं, सवाल नहीं, इसमें तो सिर्फ सीधा ये है कि आखिरी दौर में हर पार्टी अपना दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी को और कांग्रेस को जो एग्जिट पोल में सीटें मिल रही है, हमको लगता है कि ये 3 तक तो इस पर लोग ऐसी जो हम आज बातचीत कर रहे हैं वही करेंगे। लेकिन आपका इस पर अंतिम टिप्पणी, फाइनल टिप्पणी क्या लगती है? कुल मिलाकर के जो दावा तो दोनों पार्टियां चुनाव की जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक दोनों पार्टियां जीत का करेंगी। ठीक, लीड भी अगर बढ़ जाएगी किसी की, बहुत स्पष्ट लीड बढ़ जाएगी, तब भी राजनीतिक दल अपना दावा करना नहीं छोड़ते। पूर्ण रिजल्ट के बाद ही वो दावा करना अपना बंद करेंगे। ये तो लगातार चलता रहेगा। लेकिन इस बार का ये जो कहीं ना कहीं ये मतदान की जो टैक्टिस है, एक और बात मैं राघवेंद्र जी कहना चाहता हूँ, खासतौर से ये जो एग्जिट पोल आए हैं, इस एग्जिट पोल की बड़ी विशेषता ये है कि भाजपा को किसी ने 76 सीट भी दी है और किसी ने 151 सीट भी दी है, 161 भी दी है, 161 सीट भी है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि सीट की संख्या किसी ने 151 भी दी है, 140 भी दी है, 131 भी दी है। ये जो एक जो दिया गया है, अब उसमें परिणाम कुछ भी अगर आ जाएगा तो किसी ना किसी का तो सही निकलेगा ही। ऐसी कांग्रेस को भी अगर आप देखें तो कांग्रेस को भी किसी ने 140 के आसपास सीट दी है। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो एग्जिट पोल है वो आपस में एक दूसरे से बहुत विषम जा रहा है, और उसमें कुछ भी परिणाम आएगा तो कोई ना कोई दावा कर देगा कि हमारा सही है। ये एक जी रघुवर जी, आपकी अंतिम टिप्पणी। रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रघुवर जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन मैं इसको आखिरी में समाप्त इसी पर करूंगा कि जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे तो ये लग रहा है पता कि बहुत ही अटपटे और अनाड़ीपन के एग्जिट पोल दिख रहे हैं और लोगों ने अंधेरे में तीर चलाए हैं, ऐसा पब्लिक परसेप्शन भी आ रहा है। जन भावना भी ये बता रही कि स्थिति ऐसी कि किसी का तुक्का तो लग ही जाएगा। रघुवर जी से संपर्क हो गया। रघुवर जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी इस पूरे मामले में। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एग्जिट पोल की पतंगबाजी जो है आसमान में जनता देख रही है। सब अपने अपने निहित स्वार्थों की वजह से अपने अपने नंबर दे रहे हैं। जैसा भी आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा
कि किसी ना किसी का तो तुक्का लगना ही है। बिल्कुल। तो जिसका तुक्का लग जाएगा वो कहेगा देखिए हमारा पोल बहुत अच्छा निकला, और जिसका तुक्का नहीं लगा वो मौन धारण कर लेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा और हमें सबको 3 तारीख का ही इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन हम फिर कहेंगे कि अगर बीजेपी को इसमें सफलता मिलती है तो लाडली बहनों का मामला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आधी आबादी है। लाडली बेटी, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, अगर 1,71,00,000 के आसपास ये वोट मिल जाते हैं, बीजेपी कुल वोट है इसमें 50% भी भाजपा को मिलता है, 60% भी मिलता है, तो नतीजा बदलने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन ये हम सब के अनुमान है। कांग्रेस ने भी बहुत ताकत लगाई है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की टीम की रणनीति बड़ी ज़बरदस्त थी और इसने बीजेपी को एक तरह से हिला कर रख दिया था। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ दखल दिया। कमलनाथ, उनकी अमित शाह और उनकी टीम यहाँ बैठी और मोदी को बहुत सभाएं करनी पड़ी। इसका मतलब कि बीजेपी संकट को समझ रही थी। अब 3 दिसंबर को ये पता लग जाएगा कि किसकी रणनीति ने कितना लाभ दिया और कौन सरकार में और कौन सड़क पर है। तो बखबर में तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूँगा। शर्मा जी आपका बहुत साधुवाद, जैन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रघुवर जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND24।